नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम ट्रेंडिंग जीके में बाल मनोविज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाल मनोविज्ञान। तो आज का पहला क्वेश्चन, कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। बाकी दिए हुए ऑप्शन में सब अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत से ही संबंधित था और हमें नहीं बताना था। तो अभ्यास का सिद्धांत थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के कुल प्रमुख 5 सिद्धांत हैं। आइए उन सिद्धांतों को देखते हैं। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, स्वागति का सिद्धांत और छात्र परीक्षण का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, स्वागति का सिद्धांत और छात्र परीक्षण का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशक सिद्धांत के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? जी हाँ दोस्तों, क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो क्रिया प्रसूत का व्यवहार। क्रिया प्रसूत का व्यवहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण नहीं है। क्रिया का प्रसूत का व्यवहार स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में। तो थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में अंतनोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक, अवरोध, पुनर्बलन और अनुक्रिया आदि महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। किस प्रकार के अधिगम को, जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपने अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संकेत अधिगम को। संकेत अधिगम को गेने ने अपने अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं गेने के अधिगम सोपानिकी से। तो गेने ने अपने अधिगम सोपानिकी को कुल 8 चरणों में विभाजित किया। तो आइए उन 8 चरणों को देखते हैं। पहला संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। तो गेने ने अपने अधिगम सोपानिकी को कुछ 8 चरणों में विभाजित किया हुआ। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। सर्वाधिक निम्न स्थान पर उन्होंने संकेत अधिगम को रखा और सर्वाधिक उच्च स्थान पर समस्या समाधान अधिगम को रखा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर बार बार पूछा जाता है कि गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर किसे रखा और सर्वाधिक उच्च स्थान पर किसे रखा? तो सर्वाधिक निम्न स्थान पर संकेत अधिगम को और सर्वाधिक उच्च स्थान पर समस्या समाधान अधिगम को रखा है दोस्तों। शिक्षण के दौरान, जी हाँ दोस्तों, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार और चढ़ाव उदाहरण है। तो उद्दीपन परिवर्तन का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। और आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल से। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के निम्न घटक हैं दोस्तों। आइए उन घटकों को देखते हैं, जैसे शरीर संचालन, हाव भाव का प्रयोग, भावों का केंद्रीकरण, स्वरों में उतार चढ़ाव, मौन और शिक्षार्थी वार्तालाप में परिवर्तन। एक टीचर छात्रों का ध्यान आकर्षित करने तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए अपने व्यवहार में जो जानबूझकर परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक टीचर छात्रों का ध्यान आकर्षित करने, ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए अपने व्यवहार में जो जानबूझकर परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहा जाता है। कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनर्बलन। पुनर्बलन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है।
आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो संप्रेषण प्रक्रिया जो है वह दो या दो से अधिक लोगों के मध्य घटित होती है, जिसके माध्यम से इच्छाओं, आदर्शों, सूचनाओं आदि का आदान प्रदान होता है। तो संप्रेषण एक प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक लोगों के मध्य घटित होती है और इसके माध्यम से इच्छाओं, आदर्शों, सूचनाओं आदि का आदान प्रदान होता है। इसके मुख्य घटक होते हैं दोस्तों प्रेषण, संदेश, ग्राही, अंतर्क्रिया, माध्यम और प्रतिपुष्टि। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रायड। फ्रायड व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो फ्रायड किससे संबंधित है? आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो फ्रायड व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। और आलपोर्ट की बात करें तो आलपोर्ट शील गुण सिद्धांत से संबंधित है। कैटल है वह भी शील गुण सिद्धांत से संबंधित है। और आइसेंग जैविक शील गुण सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। तो फ्रायड व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे उद्भवन कहते हैं। जिसमें सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, तो उसे उद्भवन कहते हैं। उद्भवन समय में कोई नई सूचना, ज्ञान अथवा अनुभव स्मृति भंडार में जमा नहीं होता। सूक्ष्म शिक्षण है। जी हाँ दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण है। तो सूक्ष्म शिक्षण अवश्रेणीय शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण अवश्रेणीय शिक्षण है दोस्तों। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। इसमें कुल 6 सोपान होते हैं जो एक निश्चित क्रम में होते हैं। तो आइए उन 6 सोपान को देखते हैं। पहला पाठ योजना निर्माण, दूसरा पाठ प्रस्तुतिकरण, तीसरा प्रतिपुष्टि, चौथा पुनः पाठ योजना निर्माण, पांचवा पुनः प्रस्तुतिकरण और छठा पुनः प्रतिपुष्टि। तो सूक्ष्म शिक्षण एक निश्चित श्रेणी क्रम का अनुसरण करता है। इसमें कुल 6 सोपान होते हैं जो एक निश्चित क्रम में होते हैं। पहला पाठ योजना, पाठ प्रस्तुतिकरण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना निर्माण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनः प्रतिपुष्टि। तो इस प्रकार कुल 6 सोपान होते हैं जो एक निश्चित क्रम में होते हैं दोस्तों। सूची 1 तथा सूची 2 सुमेलित है दोस्तों। तो हल जो है उनका संबंध पड़ोद अवकलन सिद्धांत से है। मैकडूगल मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से संबंधित है। फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित है। मैस्को पड़ोद अवकलन सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हल पड़ोद अवकलन सिद्धांत से संबंधित है। मैकडूगल साहब मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से संबंधित है। फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित हैं और मैस्को पड़ोद अवकलन सिद्धांत से संबंधित हैं दोस्तों। कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। जी हाँ दोस्तों, सृजनात्मकता वह योग्यता है जो किसी व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड ने क्या नाम दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स।
तो फ्रायड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। जबकि इसी अवस्था की कोई लड़की अपनी माता की अपेक्षा पिता से लगाव रखती है तो उसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो उसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो थॉर्नडाइक ने कुल 5 नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक ने कुल 5 नियम बताए हैं। आइए उन नियमों को देखते हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है दोस्तों। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, तो संप्रेषण संबंधी अक्षमता डिस्पेसिया है दोस्तों। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। डिस्पेसिया भाषा एवं वाक संबंधी एक विकृति है जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति या व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं। तो डिस्पेसिया भाषा एवं वाक संबंधी विकृति है जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति या व्याख्या के समय कठिनाई महसूस करते हैं। कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याख्यान की विधि। शिक्षण विधियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला प्रभुत्ववादी शिक्षण विधियां और दूसरा प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि। तो आइए प्रभुत्ववादी शिक्षण विधियां देखते हैं। प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि में व्याख्यान, प्रदर्शन विधि, व्यक्तिगत निर्देशन, अभिक्रमित अनुदेशन आदि आते हैं। और प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि, अन्वेषण विधि, प्रोजेक्ट विधि और ऐतिहासिक खोज विधि आदि आते हैं। व्याख्यान विधि प्रजातांत्रिक विधि नहीं होती। और शिक्षण विधियां 2 प्रकार की होती हैं, प्रभुत्ववादी शिक्षण विधियां और प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियां। प्रभुत्ववादी शिक्षण विधियां में व्याख्यान, प्रदर्शन विधि, व्यक्तिगत निर्देशन, अभिक्रमित अनुदेशन आदि आते हैं। और प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि, अन्वेषण विधि, प्रोजेक्ट विधि और ऐतिहासिक खोज विधि आती है। शैक्षिक उद्देश्यों में ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं। ब्लूम के भावात्मक पक्ष से संबंधित स्तर निम्न प्रकार के हैं, जैसे आग्रहण, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, स्वाभाविकरण इत्यादि दोस्तों। तो ब्लूम के भावात्मक पक्ष से संबंधित स्तर आग्रहण, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन और स्वाभाविकरण इत्यादि होते हैं। कौन सा एक संवेग है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा एक संवेग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमोद। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं। तो मैकडूगल के अनुसार संवेग 14 प्रकार के होते हैं। आइए उन 14 प्रकार को देखते हैं। तो भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्म अभिमान, एकांकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव और आमोद आदि। तो मैकडूगल के अनुसार संवेग 14 प्रकार के होते हैं। कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत निम्न परीक्षण आते हैं। आइए उन परीक्षणों को देखते हैं। तो शब्द साचर्य नियम, लक्ष्य परीक्षण और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत
शब्द साचर नियम, लक्ष्य परीक्षण और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण आदि आते हैं। क्षेत्र विशेष में, जी हाँ दोस्तों, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट क्षमता को कहा जाता है तो उसे अभिक्षमता कहा जाता है। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। अभिक्षमता से तात्पर्य उस व्यक्ति के रुझान, रुचि, योग्यता से है जो किसी विशिष्ट कार्य, पाठ्यक्रम या व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। तो आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।